आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक लाइट चैप्टर के नए पार्ट का स्टार्ट करेंगे जो कि हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों बिल्कुल बेस्ड ऑन टेंथ पे ही है, जो आप टेंथ में पढ़े हो बिल्कुल उसी के बेस्ड पे इसको भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं या हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। ओके बच्चों, जो ह्यूमन आई होता है बच्चों बिल्कुल स्फेरिकल होता है। बच्चों मैं केवल ऐसे स्ट्रक्चर से इसके आगे की बात मैं आपको ऐसे केवल बताता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे और उसके बाद से नोट कर लेंगे। ओके, तो बिल्कुल स्फेरिकल होता है, गोल होता है, बस आगे का जो थोड़ा सा पार्ट होता है ये उभरा हुआ होता है बच्चों। ओके, तो पहले आप क्या बोलेंगे कि जो ह्यूमन आई होता है ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है, सिर्फ आगे का पार्ट थोड़ा सा उभरा होता है और उभरे हुए भाग को हम लोग कार्निया कहते हैं बच्चों, कार्निया। ओके, उभरे हुए भाग को हम लोग कार्निया कहते हैं। अब बच्चों इसके बाद से जो पार्ट है इसका, इसमें जो बाहर की जो लेयर होती है इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं बच्चों, दृढ़ पटल। ये वाइट कलर का होता है और इसका काम है इसके अंदर के भागों की रक्षा करना। जैसा कि इसका नाम है बच्चों दृढ़, ये बहुत ही कठोर होता है यानी मजबूत होता है। ओके, तो ये मजबूत होता है बच्चों, ये सुरक्षा करता है आँख की हमारी। ओके, जस्ट इसके नीचे बच्चों एक काले रंग की झिल्ली की परत होती है, ब्लैक कलर का होता है बच्चों, ब्लैक कलर का एक इसके नीचे परत होता है। ऐसे थोड़ा सा मैं बड़ा परत दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, जिसको हम कोरोइड कहते हैं बच्चों। ओके, ये ब्लैक कलर का होता है और इसका कार्य क्या होता है बच्चों, हमारे आँख में जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं तो प्रकाश के परावर्तन को ये रोकता है, जिससे कि हम एक ही चीज़ का एक ही फिगर देख सकें। इसके जस्ट जो नीचे वाली परत होती है बच्चों, मैं थोड़ा मोटा मोटा परत बना रहा हूँ, हालांकि इतना मोटे मोटे परत नहीं होंगे, इतने चौड़े चौड़े भी नहीं होंगे। आप बस समझने की कोशिश करेंगे, आपके पास बुक्स होंगे, आप फिगर भी बना लेंगे। इसके जो नीचे की परत होती है बच्चों, ये परत जो होता है रेटिना होता है, ये रेटिना होता है। ओके, और इस पे क्या होता है, इसी रेटिना पे हमारे प्रतिबिंब बनते हैं और जिस बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए यदि आँख से यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है इस बिंदु पर, इस ये वाले पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है। ओके बच्चों, जिस पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है उस पॉइंट को हम लोग येलो पॉइंट कहते हैं, पीत बिंदु, पीत बिंदु कहते हैं। ओके, ये था पीछे का स्ट्रक्चर। ओके, और भी देखिए क्या होता है बच्चों, इस रेटिना के पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से प्रकाशिक नसें, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, प्रकाशिक नसें छिद्र करते हुए हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। यानी जो हमारी नसें होती हैं ना, यहाँ से ऐसे निकलती हैं और हमारे मस्तिष्क में जाती हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हम देख क्या रहे हैं। ओके, तो जिस बिंदु से निकल के जाता है उस स्पॉट को हम लोग ब्लैक पॉइंट कहते हैं, अंध बिंदु, अंध बिंदु, ब्लैक पॉइंट। यहाँ पे अंधेरा होता होगा इसलिए ब्लैक पॉइंट। ये जो नसें जा रही है इसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं बच्चों, प्रकाशिक नसें। ओके, ये रहा पीछे का स्ट्रक्चर बच्चों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आँख जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वह एक स्फेरिकल होता है, आगे का केवल कुछ भाग उभरा होता है जिसको हम कार्निया कहते हैं। पहले जो आँख होता है एक सफ़ेद पटल से घिरा होता है जो दृढ़ पटल कहलाता है, जो सफ़ेद कलर का होता है। ये हमारी आँख के अंतरिम जो कोमल अंग होते हैं, कोमल जो चीज़ें हैं आँख के अंदर की, उसकी ये सुरक्षा करता है। ओके बच्चों, अब इसके अंदर जब आप आएंगे इसके और अंदर, तो इसके जस्ट नीचे एक ब्लैक कलर की झिल्ली पाई जाती है
जो कि कोराइड कहते हैं। और ये ब्लैक कलर का कोराइड जो होता है बच्चों, हमारे आँख में जो एक्स्ट्रा जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको ये रोकता है। ओके। उसके नीचे जस्ट बच्चों हमारा होता है रेटिना, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है और जिस बिंदु पर बनता है उसको हम येलो पॉइंट कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। बच्चों आँख के अंदर एक ऐसा छिद्र होता है जहाँ से हमारी प्रकाशिक नसें छिद्र करते हुए होते हुए मस्तिष्क को जाती हैं। उस बिंदु को हम लोग अंध बिंदु ब्लैक पॉइंट कहते हैं। और जो नसें होती हैं उस नसों को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये था पीछे का स्ट्रक्चर बच्चों। ओके। अब हम आगे आते हैं। कार्निया हो गया बच्चों। कार्निया होने के बाद एक क्या होता है बच्चों, ऐसे कुछ अपारदर्शी झिल्लियाँ लगी होती हैं जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं बच्चों, आइरिस कहते हैं। ओके। और आइरिस के बीच की जो ये पतला सा छिद्र होता है, ये वाला इतना जो ये जो अब बच गया एरिया, जो जिसको हम होल कह सकते हैं, छिद्र कहते हैं, ये हमारा वाइट वाला भाग है बच्चों, आइरिस है। और ये जो ब्लैक कलर की जो भाग होता है यहाँ पे, इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। ओके। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पे मांसपेशियाँ लगी होती हैं और इन मांसपेशियों पे पारदर्शी उत्तक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ओके। ये यहाँ पे एक उत्तल लेंस होता है बच्चों ऐसे। और ये जो उत्तल लेंस होता है ये पारदर्शी उत्तकों का बना होता है। ये मत सोचिएगा कि शीशे का बना होगा, पारदर्शी उत्तकों का। कौन सा लेंस बच्चों? उत्तल लेंस। ओके। तो पारदर्शी उत्तकों का उत्तल लेंस बना होता है बच्चों। ये प्यूपिल हो गया। यहाँ पे जो एक लिक्विड भरे होते हैं, यहाँ पे भी लिक्विड सारे भरे होते हैं, इसके बीच में सारे लिक्विड्स होते हैं। इन लिक्विड्स को हम लोग कचाप द्रव कहते हैं। ओके। जिनका अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है और जो लेंस का अपवर्तनांक है लगभग 1.33 समथिंग होता है। ओके बच्चों। तो ये रहा किसका क्या कार्य, ये आप बखूबी जानते हैं। पीपल जो होता है बच्चों ये कई कलर्स की भी हो सकते हैं, ब्लैक होता है, ब्लू भी होता है। आप सुने होंगे किसी की आंखें काली हैं, किसी की नीली हैं, किसी का ब्राउन है, भूरा है। ओके। तो इस कलर की ये जो प्यूपिल है हो सकता है। ओके बच्चों। तो ये रहा पूरे हाई स्कूल के बेस पे आई या 11th या सॉरी मतलब 12th के बेस पे ये आई की जानकारी है, आँख की जानकारी है। ओके बच्चों। इससे ज़्यादा इसमें आप कुछ नहीं दे सकते हैं ना लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे, बना देंगे फिगर, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि ये ऐसे मतलब आइज़ जो हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आने की संभावना नहीं है कि ह्यूमन आई के बारे में आए, क्योंकि बच्चों ह्यूमन आई जो है आप हाई स्कूल में भी पढ़े हो। ओके। अब आते हैं इसके बाद की। ओके बच्चों। अब आगे हम चलते हैं बच्चों इसके आगे एकोमोडेशन पावर के बारे में। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। आँख के अगला टॉपिक है आपका एकोमोडेशन पावर। पावर ऑफ आई, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों आँख की समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता। ओके। अभी क्या होता है बच्चों, आप जानते हो बच्चों कि जब आपको दूर की वस्तुओं को देखना आता है तो आप अपने आँख को एक जगह ऐसे मतलब स्थिर करके नहीं देख सकते हैं। नज़दीक की वस्तुओं को देखना है तो आप ऐसा नहीं कि अपने आँख को रिलैक्स करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने आँख को उसी के अनुसार एडजस्ट करते हैं बच्चों। या तो आप आँख को थोड़ा सा फैलाओगे ऐसे करते हुए, या आँख को थोड़ा सा आप सिकोड़ोगे। ओके।
होता क्या है बच्चों, जैसे ही हम अपने आँखों को फैलाते हैं या सिकोड़ते हैं तो जो हमारे आँख के अंदर की लेंस होती है उस लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। ओके, तो इसी क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। और जैसे ही हमारे आँख की ऐसी क्षमता निरस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो हमारे आँख में दोष उत्पन्न होने लगते हैं। मान लीजिए हमारे आँख की जो लेंस है, यदि इस लेंस को हम इसकी फोकस दूरी को बदल ना सके, मतलब इसको दबा ना सके और इसको फैला ना सके, तो क्या होगा बच्चों, हमारे आँख में दोष उत्पन्न हो जाएगा। या तो हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे या तो हम बहुत नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ओके बच्चों, तो आँख की समंजन क्षमता होती क्या है बच्चों, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी को बदलने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है। ओके बच्चों, आवश्यकता अनुसार हम लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे बच्चों। जैसे ही हम चेंज कर लेंगे तो चेंज करने के दौरान हमारी जो लेंस की फोकस दूरी होगी बदल जाएगी, और बदलने से जो जहाँ जैसे जिस तरह का प्रतिबिंब हमको देखना होगा, हम दूर की वस्तु को और नज़दीक की वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं हम नेत्र लेंस के निकट बिंदु और दूर बिंदु को देखते हुए। तो एक होता है नियर पॉइंट अर्थात निकट बिंदु, नेत्र की निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होती है बच्चों, निकट बिंदु होता है बच्चों समंजन क्षमता का उपयोग करते हुए। उपयोग का मतलब ये हुआ, जब हम नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं, नज़दीक की वस्तुओं को, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आँख को रिलैक्स मूड पे करके देख सकते हैं, नहीं बच्चों। आँख को या तो आप सिकोड़ोगे या तो फैलाओगे, इस तरह का आप कोई ना कोई हरकत ज़रूर करोगे। यानी हम लेंस की फोकस दूरी को बदलेंगे, और जैसे ही बदलते हैं तो हमें वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। तो क्या है बच्चों, समंजन क्षमता का उपयोग करते हुए, समंजन क्षमता का उपयोग करते हुए, उपयोग करते हुए निकट की वस्तुओं को देखना, निकट से निकट यानी बहुत ही निकट, निकट से निकट वस्तुओं को देखना वस्तु को देखना निकटतम बिंदु कहलाता है। ओके बच्चों, दूर बिंदु क्या होता है, समंजन क्षमता का उपयोग करते हुए दूर से दूर यानी बहुत दूर, यानी जितना दूर हो सके वस्तुओं को देखना दूर बिंदु कहलाता है। और जो दूर बिंदु होता है बच्चों, दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु होता है बच्चों अधिकतम दूरी, समंजन क्षमता का उपयोग करते हुए अधिकतम दूर की वस्तुओं को देखना। और अधिकतम दूर जो होता है बच्चों, दूर बिंदु जो होता है इन्फिनिटी पॉइंट पे होता है, याद रहे। कहीं पे भी जब हम दूर बिंदु कहेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे वह अनंत है, क्योंकि हम अनंत तक देख सकते हैं, उसकी मतलब हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक हम देख रहे हैं। ओके बच्चों, अब निकटतम बिंदु की बात है तो ये मत सोचिए कि 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की अब हम बात करेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ओके, हमारे आँख की वह निकटतम दूरी जिससे हम आसानी से देख सकते हैं, यानी उसको हमको बहुत ज़्यादा आँख को मतलब सिकोड़ना भी नहीं है और फैलाना भी नहीं है, यानी समंजन क्षमता का उपयोग नहीं करना है। तो स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी बताई गई जो आँख के लिए, इसको कैपिटल डी से लगभग दिखाते हैं, वह 25 सेंटीमीटर है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है।
ओके, तो हम लोग दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में भी जानकारी ले लिए। ओके बच्चों, अब आते हैं हम नेत्र दोष के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। नेत्र दोष, दोष तो कई हैं बच्चों, लेकिन मुख्य रूप से आप दो ही दोष पढ़ोगे, एक दूरदृष्टि दोष और दूसरा निकट दृष्टि दोष। तो पहले हम निकट दृष्टि दोष पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, और एक होता है बच्चों दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटनेस एंड लो। ओके, तो निकट दृष्टि दोष में पहले क्या होता है हम बता देते हैं, उसके बाद से इसके बारे में आगे थोड़ी सी इसकी जानकारी हम लोग लेंगे, इसके कारण और निवारण के बारे में पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। आप राइटिंग पे नहीं जाएंगे बच्चों, आप लोग बखूबी जानते हैं बोर्ड पे लिखना और कॉपी पे लिखना कितना अलग अलग है। वैसे भी मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, बिल्कुल उल्टा होता है। फिर आप सोचेंगे कि क्यों, तब निकट दृष्टि दोष को निकट दूर की वस्तु की, इसको यदि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी तो उसको हम दूरी दृष्टि दोष क्यों नहीं बोल दिए। इसका कारण मैं आगे बताऊंगा कि दूर की वस्तु जब नहीं दिखाई दे रही थी तो उसको हम दूरदृष्टि दोष क्यों नहीं रख दिए, ताकि हमको याद करने में भी आसानी होती। आगे अभी जस्ट बताएंगे। फिलहाल में आप इतना याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ओके बच्चों, अब एक एक दोष के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ओके बच्चों, अब होता क्या है निकट दृष्टि दोष में, ये हमारी आँख है, ओके, ये हमारा लेंस है यहाँ पे, ऐसे आँख नेत्र लेंस। अब क्या होता है बच्चों, जो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं बिल्कुल जो पैरेलल आती हैं ऐसे, ओके, वह अपवर्तन के पश्चात बच्चों रेटिना से जस्ट पहले ही मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल गए। यानी जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, निकट, उसके निकट जस्ट पहले ही मिल जाता है। इसलिए इस दोष का नाम पड़ा बच्चों निकट दृष्टि दोष। ओके, तो आपको मालूम पड़ गया क्यों इसका निकट दृष्टि दोष रखा गया, क्योंकि लेंस के नज़दीक बनता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है दूर, मतलब जो दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो लेंस के नज़दीक बन जाते हैं, रेटिना पे नहीं बनता है बच्चों। ओके, तो निकट दृष्टि दोष में आप क्या कहेंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाती हैं या मिल जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे हम वस्तु को दिखाई नहीं देता है। वस्तु तभी दिखाई देगा बच्चों जब यही प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, रेटिना पे, बिल्कुल पीत बिंदु पे, ओके, तब हमको वस्तु दिखाई देगी। तो ये रहा बच्चों निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जो कि मैं पहले ही बता दिया था। अब इसके हम लोग कारण व निवारण के बारे में सोचेंगे, कारण भी करेंगे और इसका निराकरण भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में जानते हैं, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, दो रीजंस तो सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं बच्चों। एक, मान लीजिए ये जो हमारा गोला है, ये जो हमारी आँख का जो ये स्फेयर है, एक स्फेयर की रेडियस होगी। यदि इसकी रेडियस बढ़ जाए, मान लीजिए पहले रेडियस थोड़ा सा, पहले गोला इतना बड़ा था तो प्रतिबिंब यहाँ पे आसानी से बन जा रहा था, अब गोला थोड़ा सा बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब भी तो वही तो बनेगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा।
ये पॉइंट से यदि आप लो पॉइंट ए, और गोला इतना बड़ा था, अब यही गोला को मैं फैला दिया, अब पॉइंट ए यहीं पे तो रह गया ना, गोला फैल गया। ओके, तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जो हमारे आँख, यानी जो हमारे आँख की गोले की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाए। ओके, तो पहला रीज़न आप दे सकते हैं कि हमारे जो आँख की गोले की त्रिज्या है वो बढ़ जाए। ओके बच्चों, आँख के गोले की त्रिज्या बड़ी हो जाने पर, त्रिज्या बड़ी हो जाने पर। ओके बच्चों, दूसरा रीज़न भी स्पष्ट है बच्चों। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है बच्चों, आपको पता होगा कि जहाँ पे ये लेंस एक दूसरे की प्रकाश काटते हैं उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ओके, यदि जब दोष नहीं होगा बच्चों, जब दोष नहीं होगा तो क्या होता होगा, ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बच्चों यहाँ पे मिलती होंगी, यहाँ पे, अतः इसकी फोकस दूरी इतनी दूरी थी, अब इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। ओके, तो जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी घट जाए, यानी जो हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, मैं यहाँ पे एफ दूरी आप समझ जाएंगे, वो फोकस दूरी कम हो जाने पर, कम हो जाने पर, यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तभी भी आपके आँख के अंदर दोष उत्पन्न हो सकता है। ओके बच्चों, अब इसके हम निराकरण की बात करेंगे, निवारण या निराकरण आप जो कह लें। ओके, तो बच्चों स्पष्ट रूप से दिख रहा है, हम आँख के पास ऐसे लेंस का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ के प्रकाश को उठाकर यहाँ तक ला दे, यानी फैलाए, दूर ले जाए। और दूर ले जाने वाला, प्रकाश को दूर ले जाने वाला केवल एक ही लेंस होता है, और वह लेंस है बच्चों अवतल। अवतल लेंस के बने चश्मे का इस्तेमाल करेंगे, का उपयोग करके। ओके बच्चों, यहाँ पे जो लेंस हम इस्तेमाल करेंगे अवतल लेंस इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या करेगा, फैला के यहाँ पे लाके प्रतिबिंब बना देगा। ओके बच्चों, ये आपको पता होगा कि फैलाने वाला लेंस कौन है और बिटोरने वाला लेंस कौन है। बटोरने वाला लेंस जो होता है बच्चों वह उत्तल लेंस होता है। ओके, तो निकट दृष्टि इसमें आप समझ गए क्यों निकट कहा गया, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वह लेंस के निकट ही बन जाता है और इसके नज़दीक आने लगता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा गया। ओके, इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका निकट दृष्टि दोष। अब आगे चलते हैं बच्चों दूर दृष्टि दोष पे। ओके, दूर दृष्टि दोष, फार साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस भी कह सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही है, आपको ये पता है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ कि दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ओके बच्चों, अब दूरदृष्टि दोष में क्या क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हमारी आँख रही बच्चों, ओके, और ये हमारा लेंस रहा। ओके बच्चों, अब निकट से चलने वाले प्रकाश की जो किरणें होती हैं ऐसे अपवर्तन के पश्चात रेटिना से दूर जाके मिलती हैं। ओके बच्चों, दूर जाके मिलती हैं, तो जब दूर जाके मिलेगी तो जाहिर सी बात है वह वस्तु हमको अच्छी से दिखाई नहीं देगी, उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे जब तक बनेगा नहीं हमें वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि इसको हम दूरदृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह लेंस से बहुत दूर बनता है या रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के पहले बनने वाले को निकट और बाद बनने वाले को दूर।
ओके बच्चों, अब इसका कारण क्या क्या दे सकते हैं आप? तो कारण तो बहुत सिंपल है बच्चों, बिल्कुल जो दो कारण दिए थे वही कारण इसमें भी है, बस छोटा और बड़ा हो जाएगा बच्चों। ओके, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारे आँख का गोला होगा उसकी जो वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, तो ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। वो कैसे? जैसे मान लीजिए इतना बड़ा गोला है, ओके, और ये पॉइंट यहाँ पे है ए। अब इसी को आप छोटा कर दो तो पॉइंट तो बाहर चला गया ना, पॉइंट बाहर चला जाएगा। ओके, तो वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाने पर, अब मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम लिखिएगा, बस जो होगा वो छोटी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाने पर। ओके बच्चों, जो दूसरा इसका रीज़न है वह लेंस को लेके है, लेंस को। अब लेंस को लेके क्या है बच्चों? लेंस का मतलब ये है कि अब ये जो लेंस की फोकस दूरी है ये बढ़ गई है। देखिए, पहले यदि रियल होता तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता, तो ये फोकस दूरी छोटी होती, इसके अपेक्षा तो छोटी ही होती। तो फोकस दूरी बढ़ जाने पर, एफ दूरी, फोकस दूरी जिसको आप कह सकते हैं, बढ़ जाने पर। ओके, अब इसके हम निराकरण या निवारण के बारे में बात करेंगे। तो निवारण भी आपको समझ में आ गया हो कि निवारण में हम लोग करेंगे क्या। ऐसे लेंस का इस्तेमाल करेंगे जो इसके प्रकाश की किरणों को बटोर के, यानी बटोरे और ला के यहाँ पे रेटिना पे कर दें। तो बटोरने वाले काम केवल एक ही लेंस इस्तेमाल होता है बच्चों, और वह है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करेंगे। आगे पूरा लिख लेंगे, उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करेंगे। ओके बच्चों, इस तरह से ये दो दोष आपके समाप्त हो गए। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये दोष, ये जो दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष है ये आपका समाप्त हो गया। इसके बाद से और भी एक दो दोष हो सकता है आपके बुक्स में मिलें, पर वो इम्पोर्टेंट्स नहीं है बच्चों, यही दो इम्पोर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके अगले वाले वीडियोज़ में इससे बने क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब जो क्वेश्चंस होंगे अगले वाले वीडियोज़ में हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल में जितना पढ़ाया जा रहा है बच्चों उसका आप नोटबुक ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।